India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पर आंध्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब। बिहार में जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। निष्कर्षों का प्रकाशन 6 अक्टूबर को होगा। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले के आदेश के बावजूद मुकदमों के बारे में जानकारी नहीं दी। अदालत ने भेजा रिमाइंडर। बार बार याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्ती। अदालत ने ड्रग प्लांटिंग मामले में बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना। India Legal presents Courts Roundup. कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में दाखिल सभी दस्तावेज तलब किए हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। खासतौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर कोर्ट ने तलब किया है। पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज कर दी थी। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के उन्हें हिरासत में भेजने के आदेश में ये नहीं माना कि सीआईडी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अनुसार राज्यपाल से पहले अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की याचिका 9 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दी। न्यायालय ने राज्य से हाई कोर्ट के समक्ष दायर दस्तावेजों का पूरा संकलन पेश करने को कहा और मामले को 9 अक्टूबर 2023 के लिए सूचीबद्ध किया। लगभग 50 मिनट तक चली सुनवाई में ज्यादातर मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A की प्रयोज्यता पर चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान पीठ ने धारा 17A पीसी एक्ट या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रयोज्यता पर ये कहकर सवाल उठाए कि अपराध 2018 संशोधन से पहले किया गया था, जिसमें 17A शामिल किया गया था। पीठ ने ये भी पूछा कि क्या 17A तब लागू होता है जब एफआईआर में न केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों का उल्लेख है, बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का भी उल्लेख है। नायडू के वकीलों ने तर्क दिया कि 17A तब लागू होता है जब 2018 के संशोधन के बाद जांच शुरू होती है, भले ही अपराध इससे पहले के हो। दूसरी ओर राज्य ने दावा किया कि जांच 2018 से पहले शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले महीने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास घोटाले के आरोपियों में से एक के रूप में शामिल करने वाली एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। नायडू को इस मामले के सिलसिले में 9 सितंबर को राज्य के अपराध जांच विभाग ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू को राज्य में कौशल विकास घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
राज्य अपराध जांच विभाग ने दावा किया कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रथम दृष्टया सबूत है। 2014 और 2019 के बीच टीडीपी के शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम से लगभग 371 करोड़ रुपए का कथित गबन किया गया था। वह राज्य कौशल विकास निगम से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटालों से संबंधित 2021 की एफआईआर में 37वें आरोपी है। विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के नेता को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में है। इसके बाद विजयवाड़ा की एक अदालत ने नायडू को 23 और 24 सितंबर के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। रविवार को नायडू की न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट वाले हलफनामे पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति और असंतोष जताया है। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी के मुताबिक सरकार के जवाब में ये गलत कहा गया कि कोर्ट ने जस्टिस चौहान आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। सच्चाई ये है कि कोर्ट ने रिपोर्ट मिलने पर और उसे सार्वजनिक करने की बात कही जरूर थी, लेकिन रिपोर्ट अब तक जनता के बीच नहीं आ पाई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में मुठभेड़ में हत्याओं पर जश्न मनता है और पुलिस वाले इनाम पाते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले जनहित याचिकाकर्ता ने अपनी स्थित रिपोर्ट में राज्य द्वारा दिए गए बयानों का खंडन किया है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि मुठभेड़ में हुई हत्याओं को अक्सर राज्य पुलिस अधिकारी उपलब्धियों के रूप में जश्न मनाते हैं, जो मनमाने और असंवैधानिक कार्यों को बढ़ावा देता है। ये ऐसी हत्याओं में शामिल अधिकारियों को दी गई आउट ऑफ टर्न पदोन्नति और वीरता पुरस्कारों से स्पष्ट है। राज्य के सुरुख पर सवाल उठाते हुए कि पुलिस मुठभेड़ आत्मरक्षा में की जाने वाली वैध प्रैक्टिस है, याचिकाकर्ता ने कहा कि एक शक्तिशाली बल के रूप में पुलिस को अत्यधिक या जवाबी बल का सहारा नहीं लेना चाहिए, खासकर जब विरोधी पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर हो। एडवोकेट विशाल तिवारी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि राज्य महत्वपूर्ण तथ्यों का सटीक खुलासा करने में विफल रहा और जानबूझकर न्यायालय को गुमराह कर रहा है। 11 अगस्त को कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य को मुठभेड़ में हुई हत्याओं के संबंध में प्रतिक्रिया देनी थी, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने विशेष उल्लेख किया है। तिवारी ने कहा कि हालांकि उनकी रिट याचिका में 183 मुठभेड़ घटनाओं का जिक्र है, लेकिन राज्य की रिपोर्ट केवल 7 घटनाओं से संबंधित है। इसीलिए उन्होंने दावा किया कि राज्य ने 11 अगस्त 2023 के अदालती आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ हत्याओं के बारे में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने 2020 के कानपुर बिकरू मुठभेड़ हत्याओं के संबंध में पुलिस को क्लीन चिट देने के रूप में चौहान आयोग की रिपोर्ट की गलत व्याख्या की थी। चौहान आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि रिपोर्ट पुलिस वर्जन के खिलाफ बिना किसी खंडन के तैयार किया गया था। तिवारी की जनहित याचिका के साथ पीठ अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की हत्याओं की अदालत की निगरानी में जांच के लिए दायर याचिका पर भी सुनवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई करेगा। साथ ही निष्कर्षों के प्रकाशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी 6 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ को अवगत कराया कि बिहार सरकार ने सोमवार को जाति जनगणना के निष्कर्ष जारी किए। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मामले को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने शीर्ष अदालत से इससे नहीं हटाने का अनुरोध किया। पीठ ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले को हटाया नहीं जाएगा और इसकी सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। शीर्ष अदालत ने स्थगन आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि वह विस्तृत सुनवाई के बाद ऐसा आदेश देगी। इससे पहले 6 सितंबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN की बेंच ने
भट्टी के मामले में स्थगन की मांग करते हुए बिहार राज्य के स्थायी वकील द्वारा प्रसारित एक पत्र के आलोक में मामले को 3 अक्टूबर को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया था। शीर्ष अदालत ने 7 अगस्त को बिहार में जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी देने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी गई थी। याचिका में दलील दी है कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संवैधानिक आदेशों के खिलाफ है। कुमार की याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक आदेश के तहत सिर्फ केंद्र सरकार को ही जनगणना करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने अपने 101 पन्नों के फैसले में कहा था कि हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो न्याय के साथ विकास प्रदान करने के वैध उद्देश्य से उचित अधिकार के अनुसार शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्री को कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज भेजने के लिए सख्त रिमाइंडर जारी किया है। सुनवाई वर्तमान में हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। मस्जिद समिति के वकील ने अदालत को यह भी बताया है कि भूमि विवाद के संबंध में विभिन्न राहतों के लिए मुकदमा दायर करना हाल ही में बाहरी लोगों द्वारा प्रेरित घटना है। भले ही विभिन्न धार्मिक समुदाय इस क्षेत्र में पिछले 50 साल से सांप्रदायिक भाव के साथ रहते हो। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ वर्तमान में मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई। आखिरी अवसर पर खंडपीठ ने संकेत दिया कि कार्रवाई की बकुलता और विवाद के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण होने वाली अशांति से बचने के लिए ये बेहतर होगा कि हाईकोर्ट मामले का फैसला करे। अदालत ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री से उन सिविल मुकदमों से संबंधित विवरण भी मांगा जिन्हें समेकित करने और ट्रायल कोर्ट से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खुलासा किया कि उसके पहले के आदेश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से कोई जानकारी दस्तावेज नहीं मिला है। अदालत ने सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित करते हुए हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को अंतिम आदेश के साथ अनुस्मारक भेजने का निर्देश दिया है। सुनवाई स्थगित होने से पहले मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील तस्नीम अहमदी ने आरोप लगाया कि मुकदमेबाजी की ये खालिया श्रृंखला बाहरी लोगों द्वारा शुरू की गई थी, जबकि इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम पिछले 5 दशकों से सद्भाव से रह रहे हैं। आज मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि हमने मथुरा की सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 24 सीपीसी में, जिसमें हमने मांग की थी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जितने विवाद हैं उन सबको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए ओरिजिनल ट्रायल के लिए। जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का ओरिजिनल ट्रायल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। हमारी मांग को मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल 2023 को सारे मामले अपने पास ट्रांसफर कर दिए थे ओरिजिनल ट्रायल के लिए। शाही ईदगाह मस्जिद उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया कि ऐसे कितने मामले हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर किए, उसकी लिस्ट रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट सौंपें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर ड्रग प्लांटिंग मामले में संबंध के अंदर बार बार याचिका दायर करने के लिए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा है कि भट्ट बार बार याचिकाएं दायर कर रहे हैं और भट्ट द्वारा दायर 3 याचिकाओं में से प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि लागत गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पास जमा की जानी चाहिए। पीठ इस साल 24 अगस्त के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पूर्व पुलिस कर्मी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनके खिलाफ दायर ड्रग प्लांटिंग मामले की सुनवाई कर रहे ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश की निष्पक्षता के बारे में चिंता जताते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति समीर दवे ने मुकदमे को स्थानांतरित करने की भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया था और आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने या मुकदमे की कार्रवाई पर 1 महीने के लिए रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वह आवेदन एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामले में मुकदमे की कार्रवाई के संचालन के संबंध में भट्ट द्वारा पहले दायर किए गए 3 आवेदनों को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। इन आवेदनों में भट्ट को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पहुंच की अनुमति देने और अंतरिम आदेश में ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को सुधारने की दलीलें शामिल थी। भट्ट ने दावा किया था कि इन आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट की
कार्रवाई को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज करते समय उनका निपटारा किया गया था। इस पृष्ठभूमि में भट्ट ने ट्रायल जज की निष्पक्षता के बारे में चिंता व्यक्त की थी। पीठ भट्ट की उस याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी जिसमें मुकदमे की कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रियलिटी समूह M3M के निदेशकों बसंत और पंकज बंसल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज मामले में जमानत दे दी है। और मामला जो ये है वो एक न्यायाधीश, जी हां, पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ा हुआ है। जस्टिस AS बोपन्ना और PV संजय कुमार की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत मामले का ध्यान पूरी तरह से गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता पर था, न कि आरोपों की योग्यता पर। धन शोधन निवारण अधिनियम या PMLA और तमिलनाडु के मंत्री A सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन मामले में फैसलों का उल्लेख करते हुए अदालत ने रेखांकित किया कि केवल रिमांड का आदेश गिरफ्तारी के आधार को मान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में ये कहा गया कि दोनों पक्षों ने मनी लॉन्ड्रिंग में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में मामले की योग्यता पर बहस की। हम केवल गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता को लेकर चिंतित हैं। हम इसे स्पष्ट करते हैं कि केवल रिमांड का आदेश पारित करना गिरफ्तारी के आधार को मान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमने PMLA और सेंथिल बालाजी के फैसलों का उल्लेख किया। इसके अलावा न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि CRPC की धारा 167 का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ED की कार्रवाई निष्पक्ष, सख्त और प्रतिशोधात्मक नहीं होनी चाहिए। अदालत ने बंसल बंधुओं की अपील को स्वीकार कर लिया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने ED द्वारा बंसल बंधुओं की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पिछले साल महाराष्ट्र में उनकी भारत जोड़ो रैली के दौरान VD सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर दायर शिकायत पर जवाब देने को कहा है। सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने एक वकील नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने शुरू में सावरकर पर अपनी टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एक आवेदन के साथ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था। याचिकाकर्ता ने पिछले साल 17 नवंबर को कथित तौर पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर शिकायत दर्ज की जिसमें कांग्रेस नेता ने सावरकर को अंग्रेजों का सहयोगी बताया था और आगे कहा था कि सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन भुगतान मिलता था। पांडे ने कहा कि ये टिप्पणियां समाज में नफरत भड़काने के इरादे से की गई थी। जून 2023 में ACJM अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने पांडे की शिकायत को खारिज कर दिया जिसके बाद पांडे ने इसे सत्र अदालत के समक्ष चुनौती दी। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका ने कानून और तथ्य दोनों के प्रश्न उठाए, सत्र अदालत ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करने का फैसला लिया। इसके अलावा सत्र अदालत ने मामले को लखनऊ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश MPMLA अदालत में स्थानांतरित कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 1 नवंबर 2023 को होनी है। याचिकाकर्ता की शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि महात्मा गांधी ने पहले सावरकर को देशभक्त के रूप में मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंचनामा को अदालत में अस्वीकार्य माना जाएगा अगर वे CRPC की धारा 162 का उल्लंघन करते हुए तैयार किए गए हों। विशेष रूप से न्यायालय ने इन कार्रवाइयों में गवाहों द्वारा निभाई गई भूमिका और खोजों के दौरान वस्तुओं की खोज कैसे की गई, इसका पर्याप्त रूप से खुलासा करने में उनकी विफलता पर चिंता जताई। अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि पंचनामा की कानूनी वैधता क्या होती है।
मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन का तो हम सभी ने सुना है, बट लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन टुडे। जैसे कि शब्दों से समझ आ रहा है, एक ऐसा कन्फेशन जो जुडिशियल लिमिट्स के बाहर हो, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ना हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस पर रिलाई करते हुए कहा कि ऐसे कन्फेशन वीक पीस ऑफ एविडेंस माने जाते हैं अक्सर, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल रहती है। बट ऐसे कन्फेशन कई बार कन्विक्शन के ग्राउंड हो सकते हैं अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो वॉलंटरीली है, यानी कि कोई जबरदस्ती से नहीं है, ट्रुथफुल है, फ्री ऑफ इंड्यूसमेंट है। अगर कोर्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को रिलायबल कंसीडर करता है तो ऐसे कन्फेशन भी कंसिडरेबल एविडेंस की तरह एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू इस चीज पर भी डिपेंड करेगी कि वो किसके सामने किया गया है। ये अजम्पशन रहता है कि हम कन्फेशन उन्हीं के सामने करते हैं जिन पर हमें फेथ होता है, जिनमें हमारा प्रीवियस ट्रस्ट रिलाइड रहता है। और चले इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.